आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन में देखूं तो डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि एसेट की वैल्यू कम हो जाना, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कार खरीदी, मान लिया 5 लाख रुपए की एक मैंने कार खरीदी, ठीक है। और आफ्टर वन ईयर क्या वो कार 5 लाख की ही रहेगी? नहीं, आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू रह गई 4 लाख। 5 लाख की मैंने परचेज की थी और आफ्टर 1 ईयर वो 4 लाख रुपए की रह गई। वो जो 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू कम हो गई, 1 लाख रुपए वैल्यू कम हो गई ना, 1 लाख। ये जो 1 लाख वैल्यू कम हो गई, इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है एसेट की वैल्यू का कम हो जाना। अब डेप्रिसिएशन होता ही क्यों है, उसके कॉजेज क्या है? कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहला जो डेप्रिसिएशन की वजह है वो है नॉर्मल वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब है जब हम हमारे पास कोई भी एसेट होती है तो जब हम उसको यूज करते हैं तो उसमें छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है, कुछ रिपेयर वर्क होता रहता है, स्क्रैचेस हैं। जैसे कार का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने कार खरीदी है तो ऑब्वियसली इसको अगर हम चलाएंगे, यूज करेंगे तो उसमें स्क्रैचेस भी होंगे, उसके टायर भी थोड़े से घिसेंगे, है ना। तो ये सब इसे बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी कि जो ड्यू टू डेली यूज, ड्यू टू यूजेस, ठीक है। और क्या वजह हो सकती है डेप्रिसिएशन की? पहली वजह थी नॉर्मल वियर एंड टियर। दूसरी वजह है डेप्रिसिएशन की पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, टाइम बीतने के साथ साथ हमारी उस एसेट की वैल्यू रिड्यूस होने लगती है, क्योंकि उस टाइम की वजह से और मार्केट में नए मॉडल्स आ जाते हैं, जो हमारे पास मॉडल है वो पुराना हो जाता है। तो पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमारी वो जो एसेट है वो आउट ऑफ फैशन हो रही है, आउट ऑफ ट्रेंड हो रही है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। तो ये भी डेप्रिसिएशन होने की एक वजह है। तीसरी वजह है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ये क्या होता है? यानी कि ये भी मतलब इस तरह के, जैसे कि हम चीज को यूज करते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस मतलब कि ऐसे नुकसान जो एक्सपेक्टेड होते हैं, जो हमें पता होते हैं कि होंगे ही होंगे, उसे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस बोलते हैं। यानी कि एक चीज कई बार जैसे खराब हो जाती है तो ये एक्सपेक्टेड है, अगर हम चीज यूज करेंगे तो वो खराब भी होगी, खराब हो जाती है, उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ता है तब वो ठीक होती है। तो ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस कहलाते हैं। तो इसकी वजह से भी, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस होगी, जितनी चीज खराब होती जाएगी उतनी उसकी वैल्यू डाउन होगी, यानी कि उतना उसमें डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा। एक वर्ड होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ये इसका मतलब है अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। वो भी ऐसी कुछ वजह होती है जिसकी वजह से हमारी एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे कि फ्लड आने से हमारी कोई एसेट का नुकसान हो गया। मैं फिर से कार का एग्जांपल लेता हूं। मान लिया कार हमने खरीदी, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू ऑब्वियसली डाउन होगी, उसको यूज करेंगे। पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, कि जैसे 2020 में हमने खरीदी, 2021 आएगा, मॉडल पुराना हो गया, 2022 आ गया और पुराना हो गया, 2023 आ गया और पुराना हो गया। तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी वो वैल्यू डाउन होगी। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का मतलब कभी उसका एक्सीडेंट हो गया तो खराब हो गया, उसमें पैसा लगाना पड़ गया, उसकी अब एक्सीडेंटल होगी थोड़ी सी तो उसकी ज्यादा और वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो ये भी डेप्रिसिएशन की वजह है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस मतलब, अब मान लिया जहां पे वो कार है वहां फ्लड आ गई, या वहां पर अर्थक्वेक की वजह से या रॉयट्स की वजह से उस कार का नुकसान हुआ और वो कार डैमेज हो गई। तो अब वैल्यू तो इनकी वजह से भी
डाउन होगी, लेकिन इसे हम डेप्रिसिएशन नहीं मानते, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस है, यानी कि ऐसा नुकसान है जो अनएक्सपेक्टेड, जो रूटीन लाइफ में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि मतलब ये रोज होने वाली चीजें फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, तो इसलिए इसे हम डेप्रिसिएशन नहीं मानते। इनकी वजह से जो लॉस होता है इसको हम लिखते हैं कैपिटल लॉस, और ये डेप्रिसिएशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वजह से वैल्यू डाउन नहीं होती, वैल्यू डाउन होती है, तो उसे डेप्रिसिएशन ना कहकर सीधा सीधा लॉस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं NFIA, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट, N से नेट, F फैक्टर इनकम, FI फैक्टर इनकम, और A से अब्रॉड। तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब क्या है? देखो, मान लिया ये इंडिया है, इंडिया के अंदर हम कितने टाइप से इनकम कमा सकते हैं? कितने टाइप से इनकम कमाने के? 4 टाइप से सिर्फ। कौन कौन से? या तो हमें रेंट नाम की इनकम मिलती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये 4 टाइप की ही इनकम होती है, और 5वां टाइप इनकम का नहीं है। हाँ, 5वां टाइप होता है इलीगल इनकम, लेकिन हम उसे इग्नोर करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि इंडिया में या कहीं भी इनकम, कौन कौन सी इनकम, हम यहां पर 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें कितने सारे लोग कमाते हैं, कितने टाइप से कमाते हैं? आप कहोगे लाखों, हजारों, करोड़ों तरह से लोग कमाते हैं। नहीं, वो सिर्फ 4 ही टाइप से कमाते हैं। या तो कोई अपनी रेंटल इनकम आ रही है किसी के पास, अपनी लैंड रेंट पे देकर, या अपनी मशीन रेंट पे देता है, उसे रेंट मिलता है, या अपनी कार रेंट पे दे रहा है, या तो रेंटल इनकम कमा रहा है। वेजेस एंड सैलरीज में वो सारे के सारे जो जॉब वाले हैं वो कवर हो जाते हैं, चाहे वो एक छोटा पीएन से लेकर और ऑफिसर ग्रेड तक, वो सबको वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं। इंटरेस्ट, अगर कोई पैसे से कमा रहा है, इंटरेस्ट यानी कि पैसा बैंक में जमा करा के ब्याज, या किसी को लोन देकर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके पास, या चीजें खरीद कर, मशीनें खरीद कर उसको देकर उससे इंटरेस्ट कमा रहा है। या फिर प्रॉफिट, कोई बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। इसमें प्रॉफिट में सारे कवर हो गए, एक छोटे से दुकानदार से लेकर और रिलायंस टाटा तक। आप देखोगे तो सारी की सारी इनकम इन्हीं 4 में कवर हो जाती है। यानी कि इनकम सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप की होती है, क्योंकि इस इनकम को कमाने वाले जो हम लोग हैं, हम जो फैक्टर्स हैं, वही 4 है। 4 ही फैक्टर है जो काम करते हैं। जब फैक्टर 4 है तो ऑब्वियसली इनकम भी 4 ही होगी। तो ये सारी इनकम इंडिया के अंदर जो अर्न हो रही है, मान लिया, तो अगर मैं इन सबका टोटल कर लूं, इन सबका जो टोटल होगा उसे हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम, जो इंडिया के अंदर कमाई जा रही है। अब ये है मान लिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब कुछ इंडियंस ऐसे होंगे जो यहां रहते हैं, इंडियंस, वो इनकम कमा कमा के मान लिया यहां भेज रहे हैं। इन सबसे इनकम जो इंडिया ने कमाई, मान लिया वो 1000 करोड़ रुपए, वो तो हो गई हमारी डोमेस्टिक इनकम। अब मैंने आपको क्या बताया, कुछ इंडियंस जो बाहर रहते हैं वो कमा के यहां भेज रहे हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ बाहर वाले लोग यहां रहते होंगे तो वो वापस अपनी कंट्री में भेज रहे हैं, है ना। तो मान लिया वहां से जो इनकम आ रही है वो आ रही है 100 करोड़, जो इंडियंस बाहर से कमा के यहां भेज रहे हैं। और कुछ जो फॉरेनर्स यहां जो कमा रहे हैं और वापस अपनी कंट्री में भेज रहे हैं, मान लिया 80 करोड़। तो अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है हमारे पास। इनकम, इसको मैं इनकम ना बोलकर फैक्टर इनकम बोल रहा हूं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर बाहर भी कोई कमा के यहां भेज रहा है तो बाहर जो इनकम कमा रहा है वो भी तो यही टाइप की इनकम होगी। या तो बाहर से रेंट कमा कमा के भेज रहा है, या बाहर से वो जॉब करता है तो वेजेस एंड सैलरीज भेज रहा है,
या बाहर से वो इंटरेस्ट कमा के भेज रहा है, या बाहर वो बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट कमा के भेज रहा है। मतलब कि चाहे यहां इनकम हो चाहे बाहर से यहां आ रही है, फैक्टर इनकम ही रही है। तो जो इंडियंस में वापस उसी पॉइंट पे आता हूं, जो इंडियंस बाहर रहते हैं दूसरी कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में, वो कमा के अगर यहां पर इनकम भेज रहे हैं, इसे कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। 100। अब जो फॉरेनर्स यहां रहते हैं और कमा कमा के वापस विदेशों में भेज रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। ये भी फैक्टर इनकम ही होगी, क्योंकि कमा तो ये भी यही चार ही चीजें रहे हैं, चार ही टाइप की इनकम होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 80 करोड़। अब एक टर्म नई मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 करोड़। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 100 रुपए इनकम आ रही है, 80 जा रही है, तो हमें बाहर से नेट कितनी इनकम मिली? 20 करोड़ नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आगे ना वही बात, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम NFIA बोलते हैं। ठीक है, ये क्या थी? 1000 करोड़ हमारी डोमेस्टिक इनकम, जो हमने अपने घर में अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई, वो है डोमेस्टिक इनकम। जो बाहर से आना माइनस जाना, आ रही है 100 करोड़, जा रही है 80 करोड़, तो जो नेट आ रही है वो 20 करोड़, उसे बोलते हैं NFIA। अब ये जो टोटल बन गया 1020 करोड़, इसे हम बोलते हैं हमारी नेशनल इनकम। तो समझ में आ गया? यहां पर आपको मैंने 3 चीजें बता दी। क्या क्या? कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, NFIA क्या होता है, और नेशनल इनकम क्या होती है। एक बार फिर से समझ लो। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में और बाहर जो जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से लिंक है, वो सब ने मिलकर जो कमाया 1000 करोड़, उसे हमें कहूंगा डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। NFIA मतलब आना माइनस जाना, यानी कि जो विदेशों से इनकम आ रही है और जो हमने विदेशों में भेज दी है, तो उसका जो नेट है 20 करोड़, 100 आ रहा है, 80 जा रहा है, 20, ये है NFIA। तो डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFIA ऐड कर देते हैं, तो जो इनकम आती है उसे कहते हैं नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, नेशनल इनकम। एक फॉर्मूला भी बन गया आपके पास। डोमेस्टिक इनकम में प्लस किया NFIA इक्वल्स टू नेशनल इनकम। एक फॉर्मूला बन गया जो आगे चल के आपको काम आएगा। तो अभी आपने देख लिया एक फॉर्मूला क्या बन गया। डोमेस्टिक इनकम में अगर NFIA प्लस हो जाए तो नेशनल इनकम आ जाती है ना। पूरा लिख दूं मैं इसको। डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर दिया अगर मैंने NFIA, तो आ गई है नेशनल इनकम। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि इसके अंदर, अब मैंने एग्जांपल जो लिया था उसमें 1000 डोमेस्टिक इनकम थी, 20 NFIA और नेशनल इनकम थी 1020, है ना। तो क्या मुझे बताओ आपकी, क्या ऐसा हो सकता है? यहां पे तो ये दिख रहा है कि डोमेस्टिक इनकम कम होती है, नेशनल इनकम ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें NFIA प्लस हो जाता है। तो क्या हमेशा ऐसा रहेगा कि डोमेस्टिक इनकम कम होगी और नेशनल इनकम ज्यादा होगी? क्या ऐसा हो सकता है कभी कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम हो जाए? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि डोमेस्टिक, अभी फिलहाल इसमें डोमेस्टिक इनकम 1000 है, नेशनल इनकम 1020 है, क्योंकि इसमें NFIA प्लस होता ही होता है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम हो जाए? हो सकता है। कब? इफ NFIA इज नेगेटिव। अगर NFIA नेगेटिव होगा, मान लिया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो है 80 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है वो है 120। आ रहे हैं बाहर से 80, जा रहे हैं 120, यानी कि हमारी जो नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड है, जिसे हम NFIA बोलते हैं। नेट कितना हुआ? -40 ना। तो अगर मैं यहां पर -40 रखता हूं, -40, तो नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी? अगर मान लिया 1000 डोमेस्टिक इनकम है और NFIA -40 है, तो नेशनल इनकम होगी हमारी 960। तो यानी कि देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक इनकम ही हमेशा कम होगी और नेशनल इनकम ही ज्यादा होगी। अगर NFIA माइनस में होता है तो नेशनल इनकम कम हो सकती है और डोमेस्टिक इनकम ज्यादा भी हो सकती है। अगर NFIA 0 होगा तो क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम सेम हो जाएगी, क्योंकि 1000, उसमें कुछ प्लस माइनस 0 है ये, तो 1000। यानी कि अगर NFIA 0 होगा तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम सेम हो जाएगी। और अगर NFIA पॉजिटिव होगा, जैसा भी हमने पहले किया था, 1000 में +20, 1020 आगे ये नेशनल इनकम, यानी कि NFIA के ऊपर डिपेंड करता है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में से कौन ज्यादा होगा। If NFIA is 0, then national income equals to domestic income. If NFIA is positive, then national income will be more than domestic income. मतलब इससे ये प्रूव होता है कि जो NFIA है वो 3 टाइप का हो सकता है। NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, NFIA नेगेटिव भी हो सकता है और NFIA 0 भी हो सकता है। NFIA पॉजिटिव कब होगा? जब जो R है वो ज्यादा होगा, है ना। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो आ रही है वो ज्यादा होगी, किससे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से। तो हमारा जो NFIA है वो पॉजिटिव होगा। और NFIA नेगेटिव कब होगा? जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम होगी, किससे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से। तो हमारा NFIA नेगेटिव होगा। और अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल होगी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के, तो NFIA 0 होगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक इसी के साथ, इसी से रिलेटेड है, कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। NFIA अभी मैंने क्यों जो बताया, मान लिया ये इंडिया है, ठीक है, और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। जो बाहर से पैसा आ रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो जा रहा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका जो नेट हुआ उसे हम कहते हैं NFIA। अब इसके कंपोनेंट, यानी कि जो NFIA बन रहा है, कंपोनेंट का मतलब है कि कौन सी इनकम आ रही है और कौन सी इनकम बाहर जा रही है, वो NFIA के कंपोनेंट्स हैं। मतलब आ रही है, जा रही है इनकम, फैक्टर इनकम ही में भी मैंने बताया था कि फैक्टर इनकम ही आ रही है और फैक्टर इनकम ही जा रही है। और फैक्टर इनकम सिर्फ 4 तरह की होती है। सॉरी। तो जो इनकम आ रही है वो कौन सी हो सकती है? आ रही है और जा रही है। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसे हम वेजेस एंड सैलरीज बोलते हैं। यानी कि बाहर से भी वेजेस एंड सैलरीज आ रही होंगी और वेजेस एंड सैलरीज जा भी रही होंगी, है ना। तो जो उसका नेट है वो NFIA होता है। और किसका नेट? मैंने अभी क्या बताया था आपको? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। यही 4 इनकम आ रही होंगी और यही 4 इनकम जा रही होगी। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो वेजेस आ रही है, वेजेस जा रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वेजेस एंड सैलरीज को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसके लिए टर्म यूज करते हैं। इसके और डिटेल में बाद में बात करेंगे।
क्यों कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं। फिलहाल मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में वेजेस एंड सैलरीज ही बोल देता हूं। तो वेजेस एंड सैलरीज आ रही है, वेजेस एंड सैलरीज जा रही है, तो नेट हो गया उसका, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा और क्या नेट, रेंट आ रहा है, रेंट जा रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट जा रहा है। इसको हम एक ही टर्म में क्या बोलते हैं, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेट यानी कि अभी मैंने क्या बताया, इसके अंदर क्या कवर हो गया, वेजेस। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में आ गया लैंड को रेंट मिल रहा है, ठीक है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब प्रॉफिट आ गया। यानी कि क्या क्या कवर हो गया इसके अंदर, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। मतलब इन तीनों को हम एक ही टर्म में क्या बोल देते हैं, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब वो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि एनएफआईए के अंदर जो आ रहा है और जो जा रहा है, उसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या चीजें हैं, वो या तो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, आना और जाना हो रहा है जिसका, ठीक है, और या फिर वो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है जिसका आना और जाना हो रहा है, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का। तो और तीसरा एक और है, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ये क्या होता है, देखो कुछ कंपनीज ऐसी है, मान लिया रिलायंस है, वो इंडिया के बाहर भी काम करती है, तो वो कुछ प्रॉफिट तो भेज देते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉफिट तो उन्होंने इंडिया भेजे, लेकिन कुछ प्रॉफिट उन्होंने वहीं पर रखा हुआ है जिसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। है वो उसी प्रॉफिट का पार्ट, लेकिन वो कुछ रिजर्व के रूप में अपने पास रख लेते हैं कि बुरे वक्त में कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। तो वो वहीं पर पड़ा हुआ है वो इंडिया का ही, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, लेकिन वो जो वहां पर रिटेन्ड अर्निंग है, ऐसी अर्निंग जो रिटेन कर ली गई है, तो वो भी इसी एनएफआईए का ही पार्ट है। ऐसे ही जो बाहर वाली कंपनीज है जो यहां काम कर रही हैं, उन्होंने भी इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालकर अलग रख रही है रिजर्व की फॉर्म में, उसे रिटेन्ड अर्निंग जैसे बोलते हैं। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स भी तो जो वहां रखी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो इंडिया की है, और जो यहां रखी है वो बाहर वालों की है। तो अगर हम बात करते हैं एनएफआई की, तो उसमें उसका भी नेट करना है, यानी कि वो भी हमारे पास आएगा और जो बाहर वालों का यहां है वो माइनस होगा। तो एनएफआईए में तीन कंपोनेंट्स हो गए, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि वेजेस, आना माइनस जाना, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का आना माइनस जाना, और नेट रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि जो रिजर्व है, प्रॉफिट का बचा हुआ पार्ट है, आना माइनस जाना। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए।